नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में राजनीतिक बहस बदली है। कम्युनिस्ट, लेफ्ट और सेकुलर पार्टियों ने मतदाताओं में अपील के नए पैतरे चले हैं। यूं चुनाव प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। राज्य सरकारों के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बहसबाजी अधिक होगी। बावजूद इसके राष्ट्रीय मीडिया राष्ट्रीय नेताओं का हल्ला रोल अदा करेगा। ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सोच, विचारधारा व रणनीति के नाते अहम निर्णायक बनते लगते हैं, इसलिए कि लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टियों से राहुल गांधी करीबी दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चे में जो अघोषित समझदारी बनी है, उसका गहरा असर होना है। पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में यदि कांग्रेस लेफ्ट डीएमके में मौन अलायंस भी बने तो उससे वोटों की गोलबंदी प्रभावित होगी। कांग्रेस और राहुल गांधी विचारधारा में रुझान बदल रहे हैं, सेंटर से लेफ्ट की तरफ ये जा रहे हैं। तब केरल में कांग्रेस बनाम कम्युनिस्ट मोर्चे की लड़ाई कैसी होगी? ममता बनर्जी और जयललिता अपने मुख्य विरोधी के प्रति कितनी तल्ख बनेंगे? असम में मुस्लिम वोट कितना कंफ्यूज होगा? यदि जेएनयू कन्हैया के मुद्दे का कांग्रेस लेफ्ट पश्चिम बंगाल में उपयोग करते हैं तो उसका हिंदुओं में क्या असर होगा? तब भाजपा इन राज्यों के चुनाव प्रचार में क्या रणनीति अपनाएगी? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस और सीपीएम ने मिलकर सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया तजवीज पर बहस के बाद एक तरमीम मंजूर कराई। ये तरमीम राजस्थान और हरियाणा में मकामी इंतखाबात के लिए तालीमी काबिलियत तय करने के फैसले के बारे में है। हैरानी की बात है कि दोनों पार्टियों ने ऐवान के सेशन में जिन 2 इश्यूज पर हंगामा किया, उनके बारे में तरमीम नहीं पेश की गई। दोनों पार्टियों ने न तो जेएनयू और रोहित वेमुला के मसले पर तरमीम की तजवीज पेश की और न हुकूमत के वुज़रा और बीजेपी अरकान पार्लियामेंट के मुबैना इश्तियाल अंगेज बयानात पर तरमीम की तजवीज पेश की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई रहनुमा चाहते थे कि यूनिवर्सिटी अहातों में तलबा की आवाज दबाने की कोशिश और वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर तरमीम पेश की जाए और वोटिंग कराई जाए, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद की तरमीम को मंजूर कराने के लिए दबाव डाला। सीपीएम को कांग्रेस ने ये कहकर तैयार किया कि गुज़िश्ता साल सीताराम येचुरी की जानिब से काले धन पर पेश की गई तरमीम को पास कराने में कांग्रेस ने मदद की थी। बहरहाल बाखबर जराये के मुताबिक कांग्रेस और सीपीएम के आला रहनुमाओं को लग रहा था कि जेएनयू रोहित वेमुला और वुज़रा के बयान का इशू उठाने से बीजेपी को पोलराइजेशन का इशू उछालने का मौका मिलेगा। फिर कश्मीर की आजादी और महिषासुर की शहादत को लेकर हुए प्रोग्राम का मसला भी उठेगा, जिनका नुकसान मगरबी बंगाल, असम और केरल के इंतखाब में हो सकता है। तभी एक दिन पहले सोनिया गांधी ने यौम ख्वातीन के खिताब में तालीमी काबिलियत का मसला उठाया और दूसरे दिन कांग्रेस ने तरमीम पर जोर दिया। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के पास हंगामा करने का कोई बड़ा इशू नहीं है तो जाती हमलों को इशू बनाया जा रहा है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों की जानिब से जाती इख्तिलाफ की बुनियाद पर कार्रवाई तय की जा रही है। हुकूमत के मुंतज़मीन का मानना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जाती हमले कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ खासतौर पर कांग्रेस का कहना है कि वज़ीर आज़म भी अपने वक़ार से हटकर रहनुमाओं पर जाती हमले कर रहे हैं। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर बहस के दौरान कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। जवाब में वज़ीर आज़म ने राहुल पर हमला किया। इससे कांग्रेस के रहनुमा मुश्तअल हुए और उन्होंने हुकूमत के साथ ताउन करने से हाथ खींचा। उनका कहना है कि सोनिया राहुल पर हमले के बाद ताउन की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इसी तरह ऐवान बाला में बहस के दौरान कांग्रेस का दावा है कि वज़ीर आज़म ने गुलाम नबी आजाद और मणिशंकर अय्यर पर जाती हमला किया। आजाद ने जब सदर जमहूरिया के खुतबे में अपनी तरमीम पर वोटिंग के लिए दबाव बनाया तो साथ में ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने उनका नाम लेकर तबसरा किया है और कहा है कि वो अपनी पार्टी से 30% टिकट जाहिलों को दिलाए। ऐसे में वो अपनी तरमीम वापस नहीं लेंगे। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा इस बात से नाराज हैं कि वज़ीर आज़म ने ऐवान बाला से रिटायर हो रहे मणिशंकर अय्यर का मजाक उड़ाया और उन्हें भूले बिसरे नगमे कहा। गौरतलब है कि इंतखाब के वक्त अय्यर ने मोदी के चाय वाला होने का मजाक उड़ाया था।
ऐवान में एक दो इख्तलाफात को छोड़ दें तो हुकूमत का इंतजाम सही नजर आ रहा है। इंतखाबी मजबूरी में कई रियासती पार्टियां एक दूसरे के साथ नहीं दिखना चाहती हैं। इससे हुकूमत को उन्हें हैंडल करने में आसानी हो रही है। तमिलनाडु में इंतखाब के बाइस अन्ना डीएमके को कांग्रेस और डीएमके पर हमला करना है, इसीलिए लोकसभा में कार्ति चिदम्बरम के मसले पर अन्ना डीएमके अरकान जारे रहे और बीजू जनता दल के अरकान ने उनका साथ दिया। इसी तरह मगरबी बंगाल में इंतखाब में कांग्रेस और लेफ्ट के एक साथ आने से तृणमूल कांग्रेस में नाराजगी है और वो जाने अनजाने हुकूमत की मदद कर रही है। बीएसपी और एसपी दोनों अपनी अपनी वजूहात की बिना पर बिलवास्ता तौर से हुकूमत की मदद कर रही हैं। तभी सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया तजवीज पर हुई बहस के बाद जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया और कांग्रेस तरमीम पर बजिद हुई तो उसे पूरे हिज़्ब इख्तलाफ का साथ नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पहले ही ऐवान से वॉकआउट किया। वो सदर जमहूरिया के खुतबे में तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। कांग्रेस को सबसे ज्यादा झटका बहुजन समाज पार्टी ने दिया। ऐवान बाला में मायावती और स्मृति ईरानी के बीच खूब नोकझोंक हुई थी। उसके बाद बीएसपी ने कांग्रेस को तरमीम में ताउन देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन इन मौके पर बीएसपी के अरकान वॉकआउट कर गए। हिज़्ब इख्तलाफ के इत्तेहाद को एक झटका अन्ना डीएमके ने भी दिया। उसने तरमीम की तजवीज पर हुकूमत के हक में वोट किया। रियासतों का इंतखाब खत्म होने के बाद भी ऐसी सूरत हाल रही तो हुकूमत को बड़ी राहत मिल सकती है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। लोकसभा में आज इशरत जहां एनकाउंटर मामले पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने एक मर्तबा ऐवान से वॉकआउट भी किया। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने इशरत जहां मसले पर लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि इशरत मामले में यूपीए हुकूमत ने 2 एफिडेविट दिए थे। एक में उसे दहशतगर्द बताया और दूसरे में सच्चाई छुपाई। राजनाथ ने कहा कि डेविड हेडली ने इशरत को दहशतगर्द बताते हुए सच्चाई जाहिर की है। राजनाथ ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की जानिब से इस इशू पर बहस के लिए लाए गए नोटिस का जवाब दिया। दरअसल निशिकांत दुबे के साथ कुछ बीजेपी अरकान ने पार्लियामेंट ने 2004 में गुजरात में मुबैना तसादुम में मारी गई इशरत जहां पर गुज़िश्ता हुकूमत में दायर 2 एफिडेविट पर हुकूमत से जवाब मांगा था। राजनाथ ने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया मुतासिर है, इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले एक एडिशनल एफिडेविट फाइल की जाती है, फिर बाद में उसे नया डायमेंशन दे दिया जाता है। लगता है कि उस दौर की गुजरात हुकूमत को परेशान करने के लिए और उस वक्त के वजीर आला को फंसाने के लिए ये सब किया गया। उन्होंने कहा कि हेडली का बयान इशरत के दहशतगर्द होने का एक और सबूत है। इस मामले को फिरका वाराना रंग देने की भी कोशिश की गई। गौरतलब है कि 15 जून 2004 को इशरत जहां समेत 4 मुबैना दहशतगर्दों को अहमदाबाद में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया था। मुल्क छोड़कर भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को लेकर हिज़्ब इख्तलाफ पार्टियों ने हुकूमत को आज पार्लियामेंट में घेरा। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाये रखने वाले विजय माल्या का इशू दोनों ऐवानों में उठा और जमकर हंगामा हुआ। माल्या का मसला ऐवान बाला में उठा तो मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली ने कहा कि माल्या मामले की जाँच CBI कर रही है। जेटली ने कहा कि माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए कर्ज बकाया था। उन्हें यूपीए हुकूमत के वक्त लोन मिले। उनके खातों की तारीख बताती है कि उनके मददगार कौन थे। जेटली ने कहा कि यूपीए हुकूमत ने माल्या के कर्ज की रिकवरी के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसका जिम्मेदार कौन है। जेटली ने कहा कि हिंदुस्तान में माल्या की जो भी जायदाद है उसे जब्त करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि जब माल्या हिंदुस्तान छोड़कर गए तब तक उन्हें रोकने का कोई हुक्म नहीं था। ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तलाफ रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने जेटली का जवाब देते हुए कहा कि यूपीए ने कभी भी माल्या के लिए लोन की सिफारिश नहीं की। आजाद ने कहा कि जब हुकूमत को अंदेशा था तो वो कैसे भाग गए। आजाद ने कहा कि जब कई एजेंसी माल्या से पूछताछ कर रही थी तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनका पासपोर्ट क्यों वापस नहीं लिया गया। आजाद ने कहा कि माल्या को भगाने में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लियामेंट अहाते में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया जिसने 9,000 करोड़ की चोरी की उसे हुकूमत ने भागने दिया। ये क्यों किया गया। हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि हुक्काम की अव्वलीन तरजीह है कि शराब कारोबारी विजय माल्या को वापस हिंदुस्तान लाना और उनकी जायदाद का खुलासा करना। रोहतगी ने कहा कि माल्या अगर हिंदुस्तान वापस नहीं आते तो उनका पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जैसा कि IPL के साबिक कमिश्नर ललित मोदी के मामले में किया गया था। उन्होंने कहा कि एक लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद ही माल्या से 9,000 करोड़ रुपए वसूलने का अमल पूरा हो सकेगा। रोहतगी ने एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पहला मुतबादिल तो ये है कि माल्या को हाजिर होने को कहा जाए और अगर वो नहीं आते हैं तो हम उनका पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार उनका पासपोर्ट रद्द हो गया तो तकनीकी तौर पर किसी शख्स को कहीं और रहने का हक नहीं रह जाता है। रोहतगी ने यह भी कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए खबर है कि माल्या की हवालगी का अमल शुरू कर दिया गया है क्योंकि हिंदुस्तान ने बरतानिया के साथ हवालगी माहदे पर दस्तखत कर रखे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के मामले में समाज से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने बाबरी मामले में बीजेपी के सीनियर रहनुमा लाल किशन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के रहनुमाओं पर से मुजरिमाना साजिश करने के इल्जाम हटाए जाने से मुताल्लिक अपीलों की समाज से आज खुद को अलग कर लिया। जस्टिस गौड़ा ने बिना कोई वजह बताए समाज से खुद को अलग कर लिया और कहा कि किसी दूसरे बेंच को भेजे जाने के लिए मामले को चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाए। गौरतलब है कि हाजी महबूब अहमद व सीबीआई ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद किए जाने के मामले में लाल किशन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और 16 रहनुमाओं पर से साजिश रचने के इल्जाम हटाए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। पांच विधानसभा के चुनाव को लेकर वैसी हाइप नहीं बननी है जैसी बिहार को लेकर बनी थी, मगर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए यह चुनाव जीवन मरण वाले हैं। यदि कांग्रेस असम, केरल में अपनी सरकार नहीं बचा पाई, पश्चिम बंगाल में अपना पुराना आधार नहीं रख पाई, तो राहुल गांधी की ताजा राजनीति ढह जाएगी। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी बहस की सिमत बदली है। हालांकि बीजेपी मुखालिफ पार्टियों का वाहिद मसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुखालफत है, लेकिन चूंकि असम को छोड़कर बीजेपी बाकी किसी रियासत में सीधी लड़ाई में नहीं है, इसीलिए कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी इलाकाई पार्टियों को अंदाजा है कि वजीर आजम पर हमला करके वो इंतखाब नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए सबने अपनी सियासी हिकमत अमली बनाई है और मकामी मसाइल की तशहीर पर तवज्जो दी है। रियासतों में हुक्मरां पार्टियों के खिलाफ एंटी इनकम बेसी का मसला बाकी चीजों पर हावी होता नजर आ रहा है। इसके बावजूद चूंकि मरकज की बीजेपी हुकूमत को लेकर अदम बर्दाश्त, इख्तिलाफ की आवाज दबाने, पोलराइजेशन की सियासत करने के इल्जाम लगे हैं और इन इल्जामात ने हिज़्ब इख्तिलाफ की कई पार्टियों को मुत्तहिद किया है। इसलिए रियासतों के इंतखाब में भी किसी न किसी सतह पर इन मसाइल के उठने और इनकी बुनियाद पर पोलराइजेशन का अंदाजा लगाया जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट ने बेहद जारहाना तरीके से बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। दोनों ने अपनी अपनी तरह से अक़लियती तबके को मैसेज दिया है कि वो उनके रहनुमा है। अक़लियती वोटों की इस रहनुमाई के दावे से मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इसकी वजह ये है कि बंगाल में दोनों पार्टियों ने सीटों पर मफाहमत बनाई है और बगैर किसी बाकायदा ऐलान के सीटों पर मफाहमत की है। इससे अक़लियती वोटों में फितरी तौर से कंफ्यूजन है। लेफ्ट और कांग्रेस से उनका पुराना ताल्लुक रहा है। इन दोनों के साथ आने और ये तशहीर करने से कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ जा सकती है, मुस्लिम वोटों का रुझान बदल सकता है। इससे बंगाल की लड़ाई दिलचस्प होगी। लेकिन केरल में तस्वीर दूसरी है। वहाँ कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। वहाँ दोनों अक़लियती तबके की रहनुमाई का दावा करेंगे। गुज़िश्ता बार चूंकि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन सीपीएम के हक में हुआ था, इसलिए माना जा रहा है कि अक़लियती वोटों की पहली पसंद कांग्रेस का महाज है। कांग्रेस की जानिब से रियासत में पोलराइजेशन वाले मसलों को हवा दी जा रही है ताकि बीजेपी की बुनियाद कुछ मजबूत हो और इसका नुकसान लेफ्ट महाज को होगा। असल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए ये इंतखाब मौत और हयात वाला है। अगर मगरबी बंगाल में लेफ्ट की वापसी नहीं होती है और फिर तृणमूल कांग्रेस ही जीतती है, तो उसके सामने वजूद का बहरान खड़ा होगा। वैसे ही मुसलसल 3 शिकस्त से पूरा लेफ्ट मोर्चा बिखरा हुआ है। उन्हें केरल में भी वापसी करनी होगी। इसी तरह कांग्रेस के लिए केरल और असम के इख्तिदार को बचाए रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राहुल की क़यादत के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। कांग्रेस के लिए इन 2 रियासतों के अलावा तमिलनाडु में कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है। डीएमके से मफाहमत होने और डीएमडीके के साथ आने के इम्कानात से कांग्रेस को लग रहा है कि वहाँ उसका इत्तेहाद जीत सकता है, भले ही वो इस इत्तेहाद की बहुत छोटी पार्टी होगी। मगरबी बंगाल में भी कांग्रेस और लेफ्ट को अपने पुराने वोट, काडर और अक़लियती वोटों के बाइस अच्छे मुजाहरे की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस या लेफ्ट, सबकी सियासत में बहुत कुछ इस पर मुनहसर करता है कि बीजेपी क्या हिकमत अमली अपनाती है और उसकी कारकर्दगी कैसी होती है। अगर पोलराइजेशन वाली सियासत का उसे फायदा मिला तो हर पार्टी का हिसाब कितना बिगड़ सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद विधानसभा चुनावों के मायनों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस वैचारिक तौर पर अपने को बदल रही है। राहुल गांधी ने लेफ्ट के साथ जनवादी राजनीति पर फोकस किया है। नए वैचारिक तेवर की परीक्षा 5 विधानसभा चुनावों में होगी। यदि कांग्रेस का बहुत खराब प्रदर्शन हुआ तो राहुल गांधी की लीडरशिप फिर सवालों के घेरे में आएगी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। इन विधानसभा चुनावों के राजनीतिक मायने राष्ट्रीय स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर आप क्या बूझते हैं?
देखिए, नेशनल लेवल पे जो है कांग्रेस के लिए इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। बीजेपी के लिए अगर कोई जीत हुई तो बोनस होगी। इन 5 जो राज्य हैं इनमें बीजेपी की किसी को भी उम्मीद नहीं है कि किसी भी स्टेट में सरकार बनाएगी। लेकिन अगर असम में फॉर इंस्टेंस अगर किसी तरह से अगर वो कुछ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं या बंगाल में थोड़ा इम्प्रूव करते हैं तो उनके लिए एक तरह से बोनस है। तो उसकी उनको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टाइप वो है। जहां तक नेशनल उसमें वो है, अगर आप देखें एक बार फिर कांग्रेस और जो लेफ्ट है वामपंथी जो है वो एटलीस्ट बंगाल के अंदर एक साथ इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका एक कारण ये हो सकता है कि जो कांग्रेस जो है उसको जैसे बीजेपी अपने आप को इस एज ए नेशनलिस्ट पार्टी कहती है, कांग्रेस अपने आप को एक सेकुलर पार्टी कहती है। और सेकुलरिज्म के लिए लेफ्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको याद होगा 2003 में जुलाई में शिमला के अंदर जब सोनिया गांधी ने कॉल दी थी कांग्रेस कॉन्क्लेव में कि मेरे साथ सब लोग आओ, मैं ये कॉमनवेल्थ फोर्सेस को हराने के लिए लीड करूंगी, तो उसमें लेफ्ट भी साथ शामिल बाद में हुआ था। और जो यूपीए का पहला जो चैप्टर था 2004 से 2009 तक 2008 तक रादर कि उसमें लेफ्ट जो है बहुत तरह से अच्छी तरह से शामिल था। किसी भी जो नॉन कम्युनल या नॉन वो जो बीजेपी फ्रंट बने तो उसमें कांग्रेस और लेफ्ट का होना बहुत जरूरी है। इस तरह का ये नहीं, लेकिन पंकज जी आपने कहा कि ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये लेफ्ट के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और लेफ्ट का केरल में बंगाल में अस्तित्व बचे न बचे ये कांग्रेस से मुकाबले के आधार पर तय है, तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा भारी? कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए केरला के अंदर जो है ऐसा लोग उम्मीद करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी और जिस तरह से केरला में पैटर्न रहा है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो शायद सत्ता में आए। खैर इलेक्शन होना है वो तो लोग तय करेंगे। तो लेफ्ट जो है वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है। पर बंगाल के अंदर जहां पे लेफ्ट ने 34 साल 33 साल राज किया वहां पे ममता ने इनको जड़ों से उखाड़ दिया है। तो लेफ्ट जो है थोड़ा शेकी विकेट पे है, वो अपना वजूद दोबारा से बनाना चाहता है और उसमें कांग्रेस को भी लगता है उनकी मदद लेना चाहता है। और कांग्रेस भी जब उनके पास चॉइस थी कि ममता के साथ गठबंधन कर सकते थे, वो भी अपना वजूद कायम रखना चाहती है। तो उसमें ये कि वो सेकुलर वो जो राजनीति है उसके कारण लेफ्ट और कांग्रेस साथ होते हैं, उसमें ज्यादा फोकस मुस्लिम वोट नहीं, और मुस्लिम वोट फिर केरल के अंदर दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होगा या बंगाल के अंदर बटेगा नहीं? क्या होगा उसमें? देखिए नॉर्मली बंगाल की पॉलिटिक्स और केरल की पॉलिटिक्स हमेशा डिफरेंट रही नहीं वो है, लेकिन मुस्लिम वोट का को जो आज मैसेज अखिल भारतीय राजनीति या नरेंद्र मोदी या भाजपा के कारण जो है उसमें कुछ वो नहीं होगा। देखिए मुस्लिम वोट जो है जहां तक पैटर्न है जो अभी तक दिखा है, अब बाकी मुस्लिम्स आगे कैसे वोट करते हैं वो तो पता चलेगा, लेकिन नॉर्मली मुस्लिम जो वोट है वो बीजेपी के विरुद्ध जाएगा। और उसमें जो पार्टी बीजेपी को अच्छी तरह से शिकस्त देने के काबिल होगी उसकी तरफ जाएगा। केरला में बीजेपी बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट प्लेयर है, 5-7 सीट से ज्यादा का उनका कोई गेम नहीं है। बंगाल के अंदर भी नॉन सिग्निफिकेंट थी, पर इस बार पहली बार इन रोड्स बनाने की कोशिश करी। अमित शाह ने बहुत मेहनत की है और बहुत 1 साल से एक तरह से मुहिम चला हुआ था, लेकिन वहां पे कि बेसिकली मुसलमान वोट जो है वो ममता की तरफ झुकाव है अभी तक। अब कांग्रेस और लेफ्ट के आने से अगर ये बढ़ता है नहीं बढ़ता है ये देखने वाली बात है, लेकिन मोर और लेस तय है कि किस तरफ लेफ्ट मुस्लिम वोट जाएगा। इस पे लेफ्ट के साथ कांग्रेस का जो अलायंस हो रहा है या जो भी अघोषित तौर पर ही हो, लेकिन जो राहुल गांधी ने स्टैंड लिया उससे विचारधारा के स्तर पर क्या नहीं लगता है कि पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों या जो एक जो सेंटर से लेफ्ट का था या वो था अब वो एक बदल रहा है, ये नहीं लगता कुछ वैचारिक तौर पे ज्यादा लेफ्टिस्ट बीजेपी ये कांग्रेस बनती हुई लगती है? नहीं वो तो देखिए एक तरह से फसाड होता है कि पैंतरा डालना है पॉलिटिक्स के अंदर। पहले भी जो यूपीए 1 का जो कम्प्लेक्शन था नहीं, लेकिन वो उसके बावजूद इस पैतरे का मतलब ये क्योंकि आज के वक्त में क्या उस विचारधारा की क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में इस पे कायदे से विचार विमर्श होकर तय हुआ है? नहीं ऐसा कोई कांग्रेस में मेरे को नहीं लगता हुआ है, लेकिन कांग्रेस भी एक तरह से अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है और लेफ्ट भी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। तो उसमें जो है मरता क्या ना करता, तो उसमें जो है दोनों का गठबंधन लगता है कि इसलिए हुआ है बंगाल नहीं, पर उसमें अगर इस चुनाव में वैसे अनुकूल कांग्रेस के नतीजे नहीं आए तो फिर वापस ये वैचारिक तौर पर बहुत भारी बवाल कांग्रेस में होगा। नहीं कांग्रेस के अंदर बवाल हो ही नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ना कोई एआईसीसी की मीटिंग हो रही है जहां पे फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन हो, ना वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। ये कोई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में तो तय हुआ नहीं कि लेफ्ट के साथ होना है, कि ये तो उधर सीताराम येचुरी के साथ बात कर ली राहुल गांधी ने और आगे मामला चल पड़ा।
तो इसमें जो है ग्रास रूट लेवल तक तो ये परकुलेट हुआ ही नहीं कांग्रेस के अंदर। तो लेफ्ट के साथ जो है कि कांग्रेस के अंदर भी जो आम जो वर्कर है वो एक तरह से वो भी इसको इस तरह देख रहा है कि बीजेपी से वो दुखी है जो कांग्रेस का वर्कर है, लेकिन वो सोच रहा है चलो शायद ये एक्सपेरिमेंट करके रास्ता निकल आए, तो अगर नहीं निकलेगा तो बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, पर एक ये कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ किया है और वहां भी संभव लगता है कि शायद लेफ्ट से कोई समझ बन जाए, वापस पुराना एक अलायंस कुछ बने। देखिए जो कांग्रेस जो तमिलनाडु है वहां पे कांग्रेस बची नहीं। हाँ। जो सारी कांग्रेस थी जी के वासन के साथ चली गई। लेकिन इससे ये कि पुराना ढर्रा वापस लौट के आ रहा है, ये तो मोटा तौर पे माना जा सकता है। देखिए ये करुणानिधि बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने जो अपना अर्थमेटिक काउंट किया है कि किसी तरह से डीएमके उस अर्थमेटिक का हिस्सा बनी है, ये कांग्रेस बनी है बनिस्बत के कांग्रेस ने अपना अर्थमेटिक में नहीं बनाया हो। तो वो अगर करुणानिधि का एक्सपेरिमेंट 40% का सक्सेसफुल तो उस नाते बंगाल में लेफ्ट ने अपना वो गणित में जोड़ा इनको और करुणानिधि, तो ये दूसरों की गणित में कांग्रेस ज्यादा जोड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो ओवरऑल राहुल गांधी की जो राजनीति जो है कि वो है कि 2019 तक बीजेपी को जितना कमजोर किया जाए वो उतना कर सकते हैं, वो करे कांग्रेस। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि रीजनल पार्टी स्ट्रेंथन होती है या कोई और होती है, पर बीजेपी कमजोर होनी चाहिए। ये रणनीति है। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।